गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सेंटर ऑफ मास का फुल चैप्टर देखेंगे। थ्योरी, फॉर्मूले और जितने भी कंसेप्ट है सबको अच्छे से पढ़ेंगे। आज का लेक्चर वन शॉट वीडियो टाइप का है, जो क्विक रिवीजन होता है, जल्दी से हम एक बार रिवाइज कर लें, कुछ ऐसा होता है। वैसा ही हमारा वीडियो होगा, लेकिन बहुत ही कंसेप्चुअल होगा। यदि आज का लेक्चर कोई देख लिया मेरा, है ना, तो सारे कंसेप्ट की क्लियरिटी आ जाएगी। आप न्यूमेरिकल बहुत ही आराम से बनाओगे। जितनी भी थ्योरियाँ हम पढ़ेंगे सबका हम एक न्यूमेरिकल लेकर चलेंगे, ठीक है। अपने मन से ही बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल लेंगे, लेकिन उससे कंसेप्ट की क्लियरिटी आती रहती है। हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है। देखिए, सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का या किसी भी ऑब्जेक्ट का, है ना, एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर बॉडी का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ऐसा पॉइंट होता है ना, वो ऑब्जेक्ट के अंदर भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के बाहर भी हो सकता है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट का टोटल मास कंसंट्रेटेड रहता है। जैसे क्या ले, चलो ऐसे ले, मान लीजिए हमारे पास एक पेंसिल है, देखिए ये इस पॉइंट पे रुक रहा है ना। तो यहाँ एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर इसका सारा का सारा मास क्या है बेटा, कंसंट्रेटेड है। अगर हम इसको जरा सा भी इधर शिफ्ट करें तो नहीं रुक पाएगा, या तो जरा सा भी इधर शिफ्ट करें तो नहीं रुक पाएगा, है ना। जहाँ ये रुक पा रहा है, जहाँ ये बैलेंस हो पा रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास वही है ना, इसका सेंटर ऑफ मास यही है, ठीक। चलो देखते हैं सेंटर ऑफ मास के लिए पहले हम पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। पार्टिकल्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स हमारा क्या होता है, यहां शायद चमक सी आ रही है, अलग जगह लिख लेते हैं, है ना। पार्टिकल्स पार्टिकल्स हमारे क्या होते हैं, जिनका मास तो होता है लेकिन उनका साइज जो होता है बहुत ही निग्लिजिबल होता है। जो पार्टिकल्स होते हैं उनका मास होता है काउंटेबल, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन उनके साइज को कंसिडरेबल नहीं होता। पॉइंट जैसा, जैसे ये रहा, ये ऐसे होते हैं हमारे पार्टिकल्स, ऐसे होते हैं हमारे पार्टिकल्स, ठीक है, जिनका साइज क्या है, बहुत ही स्मॉल है। जैसे इस मार्कर के रेफरेंस में तो बहुत ही स्मॉल है ना, लेकिन इसका कुछ कंसिडरेबल मास होगा, उसी को हम क्या बोल देंगे, पार्टिकल्स बोल देंगे, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। कोई ऐसा सिस्टम जो कि ढेर सारे पार्टिकल से मिलकर बना हो, कोई ऐसा सिस्टम जो ढेर सारे पार्टिकल से मिलकर बना हो, उसे बोलते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक। जैसे कि यही है हमारा, मान लीजिए इस सेट में कोई हमारा क्या है, स्पेस है, जगह है, यहाँ पे ढेर सारे पार्टिकल रखे हुए हैं, है ना, ऐसा कुछ ढेर सारे पार्टिकल रखे हुए हैं, ठीक, ढेर सारे पार्टिकल्स रखे हुए हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक सिस्टम है ढेर सारे पार्टिकल्स का, इसे हम बोल देंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर, पार्टिकल और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। चलो अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ठीक। देखिए, हम एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल बनाते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना। यहां हम लिखते हैं सेंटर ऑफ मास, शॉर्ट में लिख सकते हैं बेटा, सेंटर ऑफ मास, COM। इसे google.com मत समझना, ठीक है। सेंटर ऑफ मास है, मास के लिए इसका फुल फॉर्मूला क्या है, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। सेंटर ऑफ मास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ओके। चलिए देखिए, ये मान लो हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है, ये हमारा क्या है, जेड एक्सिस है ना। ढेर सारे पार्टिकल हमारे पास है, यहाँ ये रहा एक पार्टिकल, एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, ऐसे और भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं।
तो इन सब का जो ग्रुप होगा उन्हें क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ये किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखे गए हैं, सारे पार्टिकल्स किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखे गए हैं, है ना। चलिए देखिए, मान लो इसका मास हमने क्या मान लिया, m1, इसका मास हमने क्या मान लिया, m2, इसका मास हमने कितना मान लिया, m3, इसका मास कितना मान लिया बेटा, m4 मान लिया। ठीक है, चल देखो यहां से यहां तक का जो हमारा पोजीशन वेक्टर है वह है बेटा r1, m2 को यहां न मान के थोड़ा यहां मान लेना है ना, m2। और ये जो पार्टिकल है यहां से यहां तक का पोजीशन वेक्टर कितना है, r2, है ना। और इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, r3, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, r4, ऐसा कुछ है ना। और पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ऐसा कुछ है। सारे मास हमारे ऐसे रखे गए हैं, ठीक है। ध्यान देखिएगा, जो हमारा r सेंटर ऑफ मास होगा, r सेंटर ऑफ मास होगा, है ना, उसका फॉर्मूला होता है m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 प्लस, अगर n नंबर में पार्टिकल है तो n रहेंगे, यहाँ तो 4 है तो 4 ही देख लेते हैं, m4r4 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, ऐसा कुछ हमारा क्या हो जाएगा, है ना, r सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, है ना। एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देखें इस हिसाब से, चलो देखते हैं। मान लो हमारे पास इसकी जरूरत पड़ेगी ना, मान लो हमारे पास टू पार्टिकल्स है बेटा, टू पार्टिकल सिस्टम हमने ले लिया, ठीक। इसका मास हमने मान लिया 2 kg, मान लिया, कितना मान लिया, 2 kg मान लिया। और इसका मास हमने मान लिया 4 kg मान लिया, 4 kg मान लिया, है ना। और इसका पोजीशन वेक्टर r1 हमने मान लिया i प्लस j प्लस 2k, ऐसा कुछ मान लिया पोजीशन वेक्टर। और ये जो पार्टिकल है इसका पोजीशन वेक्टर हमने माना r2 इक्वल टू 3i प्लस j प्लस 2k मान लिया, ऐसा कुछ, है ना। तो यहाँ हम सेंटर ऑफ मास देख लेते हैं इस सिस्टम, इसके लिए सेंटर ऑफ मास इनके बीच में कहीं आएगा, इनके बीच में आएगा, है ना। देख लो, r सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाई r1 प्लस r2, ठीक है। चल देखते हैं, ये सॉरी m1 प्लस m2 ये रहेगा, ठीक है। तो r सेंटर ऑफ मास इक्वल टू हमारा हो गया, m1 कितना है बेटा, चलो हम इसे m1 मान ले रहे हैं, इसे क्या मान ले रहे हैं, m1 मान लिए, इसे हमने मान लिया m2, ठीक। तो m1 की वैल्यू कितनी है, 2, r1 की वैल्यू कितनी है बेटा, i प्लस j प्लस 2k, i प्लस j प्लस 2k, है ना। प्लस में m2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, देखते रहना, प्लस में 4। और क्या लेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम इसका 3i प्लस j प्लस 2k, 3i प्लस j प्लस 2k, है ना, डिवाइड बाई 2 प्लस 4। चलिए, r सेंटर ऑफ मास इक्वल टू यहाँ साइडिंग से आ रहा है, दिख रहा है ना। चलो अच्छे से लिखेंगे, थोड़ा डार्क मोड में लिखेंगे, देख लेना ना, समझ में पूछ लेना, है ना। r सेंटर ऑफ मास इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इधर करें, कितना हो गया, 2i प्लस 2j प्लस 4k, है ना। इसका मल्टीप्लाई अंदर करिए, क्या लिखेंगे, 4i नहीं 12i प्लस 4j प्लस 8k, है ना। डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, 6 हो गया, क्या डिवाइड बाय 6 हो गया। चलिए, 2i और 12i 14i, r सेंटर ऑफ मास इक्वल टू कितना हो गया, 14i
प्लस में जे कितना हो गया, 2 और 4 6 हो गया, 6j है ना, प्लस में 4 और 8 कितने हो गए, 12 हो गए, 12 कितना हो गया, 12 क्या हो डिवाइड बाय कितना हो गया बेटा, 6 है ना। देखिए इसको और भी हम सॉल्व कर सकते हैं आगे, बट इतना ही आंसर मानो, क्योंकि ये तो अच्छे से कैंसिल हो रहा है, ये भी अच्छे से कैंसिल हो जा रहा है, ये थोड़ा ढंग से कैंसिल नहीं होगा, तो हम 2 से डिवाइड कर ले रहे हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। r सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, डिवाइड करो, 7i प्लस 3j प्लस 6k डिवाइड बाई 3, है ना। यही हमारा सेंटर ऑफ मास का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हमने सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला पोजीशन वेक्टर के फॉर्मेट में लिखा है ना, लेकिन सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला अलग अलग ही फॉर्मेट में देखने को आपको मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, जैसे x के फॉर्मेट में तो हम लिखेंगे x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस कहाँ तक mn xn डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस कहाँ तक mn तक। ऐसे ही हमारा होता है y सेंटर ऑफ मास, है ना। जैसे हमने पोजीशन वेक्टर के फॉर्मेट में फार्मूला लिखा था, वैसे हम क्या लिख सकते हैं, किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड के भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस में m3 y3 प्लस कहाँ तक mn yn डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस में कहाँ तक mn तक, है ना। सेम ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, z सेंटर ऑफ मास, z सेंटर ऑफ मास के लिए क्या लिखेंगे, m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 प्लस कहाँ तक mn zn डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस में कहाँ तक z3 तक, है ना। अभी इसका भी एक हम एग्जांपल लेंगे, अच्छे से सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, लिख लो बेटा, लिख लो, वैसे होल्ड करके आप स्क्रीनशॉट ले लो, या तो फिर होल्ड करके लिख भी सकते हो। तो अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, इस वेराइटी के, फिर बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक पर, देखते हैं। चलो हमने मान लिया हमारे पास एक पार्टिकल है, ये है ना, जिसका मास मान लो 2 kg है ना। एक पार्टिकल हमने ले लिया, एक पार्टिकल हमने ले लिया जिसका मास है मान लो 10 kg, है ना, और इनके बीच का डिस्टेंस है मान लो बेटा 6 मीटर है। कितना है, 6 मीटर। तो इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल का हमें क्या चाहिए, सेंटर ऑफ मास चाहिए। ध्यान से देखिएगा, जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो एकदम क्लियरली पूछा जाएगा कि सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस किस मास से पूछा जाए, किस मास से कितना डिस्टेंस पे होगा, ये पूछा जाए, एकदम क्लियरली पूछा जाएगा, है ना। तो अभी तो हम ऐसे क्वेश्चन बनाए, इधर से भी कुछ डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास आएगा इधर कहीं, और इधर से भी कुछ डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास आएगा इधर कहीं। तो हम दोनों से लिखेंगे कि 2 kg से कितना दूर होगा और 10 kg से कितना दूर, है ना। चलो देखते हैं, हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ ले लेंगे बेटा, यहाँ पे अपने हिसाब से कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, कंसेप्ट है ना।
कोई भी अपने हिसाब से कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लो। यहाँ लिख रहे हैं ना, ध्यान देखना, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने इसे ले लिया तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 0 हो गया क्या, है ना। और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमें बता दो, 0 6 सॉरी एक्स एक्सिस पे है ना, 6 0 हो गया क्या, है ना। चलिए अब यहाँ डाटा लिख रहे हैं, आप देखिएगा m1 इक्वल टू 2 kg, है ना। m2 इक्वल टू कितना बेटा, 10 kg, ठीक। x1 इक्वल टू ये लिखेंगे 0, x2 इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, 6 लिखेंगे, है ना। y1 क्या लिखेंगे 0, देखो y2 क्या लिखेंगे बेटा 0। देखिए क्या, x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, है ना। चलो ध्यान देखना, x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है 2, वहां रखें 2 इंटू में x1 कितना है बेटा 0 0 प्लस में m2 की वैल्यू कितनी है 10 इंटू में x2 की वैल्यू कितनी है 6 डिवाइड बाई 2 प्लस 10, ये तो 0 हो गया, ये कितना हो गया बेटा 60 हो गया क्या। चलो x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू कितना हो गया 0 प्लस 60 डिवाइड बाई 12 हुआ क्या, है ना। 60 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू कितना हो गया 5 मीटर। देखिए हमें यहाँ से कोऑर्डिनेट सिस्टम माने हैं, तो ये जो 5 मीटर आया है तो यहीं से आएगा, तो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास बेटा 5 मीटर, ये रहा 5 मीटर, है ना। यहाँ से कितना है 5 मीटर, तो यहाँ से कितना रहेगा, टोटल कितना है 6 मीटर है ना, टोटल तो ये 6 मीटर है, तो यहाँ से कितना रहेगा ये पॉइंट 1 मीटर रहेगा, है ना। y सेंटर ऑफ मास की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब देख लेना, देखिए देख क्या लेना, हम बताते रहे ना कैसे, y सेंटर ऑफ मास इसको तो क्या लिखोगे m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। देन देखिएगा y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू क्या है 0 है ना, तो आ जाएगा ना 0। देखो y सेंटर ऑफ मास इसको तो क्या आ गया बेटा 2 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 0 डिवाइड बाई 2 प्लस 10, y सेंटर ऑफ मास कितना हो गया 0 आ गया, है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम कितना है बता दो 5 और 1 आ चुका है, ठीक है। ये सब डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला रहता है, और डिस्क्रीट पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास के लिए हम कुछ ऐसे ही सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल। अभी हमें आगे देखने को मिलेगा कॉन्टिन्यूअस बॉडी, जैसे कि हमारा स्फीयर हो गया, रिंग हो गया, डिस्क हो गया, ठीक है, ट्रायंगुलर लेमिना हो गया, या फिर रेक्टेंगुलर लेमिना हो गया, इन सब के भी सेंटर ऑफ मास वगैरह फाइंड आउट करने के लिए आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये तो हमारा डिस्क्रीट पार्टिकल, मतलब जो पार्टिकल थोड़े से दूर रहे, एकदम आइसोलेटेड रहे, उसे क्या बोलते हैं डिस्क्रीट पार्टिकल। ये डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के लिए फॉर्मूला कुछ ऐसा था, और उसका अप्रोच ऐसा था, सॉल्यूशन भी कुछ ऐसा ही है ना। सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब हम आएंगे अपने नए टॉपिक पे, पहले क्वेश्चन देख के समझ लीजिए एक बार, वैसे मैंने बहुत बेसिक तरीके से समझाया आप लोगों को, ठीक। दोनों डायरेक्शन से आ गया है, 2 kg से भी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आई है ये, और 10 kg से भी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वही है, पोजीशन तो वही रहेगा, लेकिन इनसे डिस्टेंस अलग अलग होगा, यहाँ से 5 मीटर, यहाँ से 1 मीटर। हाँ एक चीज और जो मैं बताना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट है, समझ लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवियर बॉडी की तरफ शिफ्ट रहता है ना। देखिए ये इसका मास कितना है 2 kg, इसका मास कितना है 10 kg, किससे ज्यादा नजदीक है 10 kg मास से ज्यादा नजदीक है क्या सेंटर ऑफ मास पोजीशन, है ना। तो सेंटर ऑफ मास जो होता है हमेशा हैवियर बॉडी के पास ही दिखता है, उसकी पोजीशन जहां हैवियर बॉडी रहेगा, है ना, मास हैवियर बॉडी या मास की डेंसिटी जिधर ज्यादा रहेगी सेंटर ऑफ मास उधर ही क्या रहता है शिफ्ट हुआ हुआ रहता है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन उधर ही कहीं दिखती है, उसके आसपास ही दिखती है, ठीक। तो इतना कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होता है,
हैवियर बॉडी के हैवियर पार्टिकल्स के आसपास ही होता है। अब देखते हैं हम सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूअस बॉडी। सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूअस बॉडी। कॉन्टिन्यूअस या कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट है ना। पहले सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूअस बॉडी से पहले कुछ हमें ऐसे डिफिनीशन होते हैं या कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि उसी के हेल्प से न्यूमेरिकल वगैरह को सॉल्व करते हैं। क्योंकि यहाँ हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन मेथड का। हम क्या यूज करते हैं बेटा? इंटीग्रेशन मेथड का। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या चाहिए, कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो कि अप्लाई होने ही होने हैं, उसे हम देख लेंगे। ध्यान से देखिएगा। एक है हमारा बेटा, इसमें फर्स्ट हेडिंग है हमारा लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी, ध्यान से देखिएगा। मान लो हमारे पास मास का कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जो लेंथ वाइज है, जो कि क्या है बेटा? मास का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि लेंथ वाइज है। ये हमने ले लिया थिन रॉड, है ना। थिन रॉड की लेंथ काफी ज्यादा होती है, ठीक। तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है बेटा? लेंथ वाइज है। इसका मास हमने कितना मान लिया? m मान लिया। इसकी टोटल लेंथ हमने कितना मान लिया बेटा? l मान लिया। हाँ, एक चीज और, यहाँ से हमने एक सेगमेंट ले लिया, ये इसको हमने क्या मान लिया? dl, है ना। ये लेंथ जो है, ये लेंथ को हमने क्या मान लिया? dl मान लिया, या dx मान लो, जो भी है, dl मान लिया। मान लो l है तो dl मान लिया, और मास कितना मान लिया? dl। इसका लेंथ टोटल है कितना? l। मास कितना है? m। एक हमने छोटा सेगमेंट ले लिया, क्या? dl। और इसका मास कितना है इस सेगमेंट का? dl। तो यहाँ एक हमारा कंसेप्ट आता है लीनियर मास डेंसिटी का, कि लाइन पर किस हिसाब से मास का डिस्ट्रीब्यूशन है। किसी भी लाइन पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से, उसे देखते हैं, है ना। तो इसको हम लैम्डा से शो करते हैं। लैम्डा इक्वल टू होता है m बाई l और dm/dl। इसकी डिफिनीशन होती है, डिफिनीशन बता देंगे, आप समझ लो। मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर मास डेंसिटी। ठीक, लिख लो बेटा इसे। 1 मिनट का टाइम दे रहा है, इसके बाद हमने अगला कंसेप्ट बताने वाला है। लिख लिया? चलो गुड। क्योंकि ये सब कंसेप्ट हमें आने चाहिए, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। क्या सकता है। अब मान क्या लो, सेकेंड जो हमारा कंसेप्ट होता है वो होता है एरियल मास डेंसिटी। एरियल मास डेंसिटी होता है जो हमारा सेकेंड कंसेप्ट होता है, एरियल मास डेंसिटी। इसमें होता क्या है कि मान लो कोई हमारा लेमिनार बॉडी है। लेमिनार बॉडी क्या होता है कि हमारा जो भी मास है किसी सरफेस पे क्या हो, फैला हुआ हो यूनिफॉर्मली तरीके से। कैसे भी हो सकता है, अनइवन भी हो सकता है ना। हमारा मास कहाँ फैला हो? एक सरफेस पे, उसे हम क्या बोलते हैं? लेमिनार बॉडी। जैसे कि पेपर हो गया, है ना, पेपर हो गया, उसे हम क्या बोलेंगे? लेमिनार बॉडी बोलते हैं, ठीक। या तो रेक्टेंगुलर शीट हो गया, ट्रायंगुलर शीट हो गया, इसे हम बोलेंगे लेमिनार बॉडी। जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ हम लेमिनार फ्लो पढ़ते हैं, तो वहाँ और डिटेल में हमें समझ में आ जाता है कि लेमिनार क्या होता है, लेमिनार, ठीक। तो हमने क्या ले लिया बेटा? एक लेमिनार बॉडी। एक लेमिनार बॉडी कहने का मतलब एक प्लेन है ना। क्या है बेटा? ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, इरेगुलर शेप का है, इरेगुलर शेप का है हमारा प्लेन। इसका मास टोटल कितना है बेटा? कैपिटल। इसका मास टोटल कितना है? कैपिटल। यहाँ लिख रहे हैं साइड में कितना है बेटा? कैपिटल। और इसका एरिया कितना है? यहाँ हमने एक छोटा सा सेगमेंट ले लिया। जो भी हम बता रहे हैं याद रखना, ये कंटिन्यूअस बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है बेटा? मैंने एक छोटा सा सेगमेंट ले लिया। इसका मास कितना है? dm। और इसका एरिया कितना है? dA। तो जो हमारा एरियल मास डेंसिटी होता है, पहले इसकी एक लाइन की डेफिनेशन सुन लेते हैं।
एरियल मास डेंसिटी जो हमारा होता है वो होता है मास पर यूनिट एरिया। वैसे देखो डेंसिटी के बारे में सबने पढ़ा कहा है, लेकिन डेंसिटी 3 टाइप के देखने को मिलेंगे, ठीक। वैसे हमने क्या पढ़ा था, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या पढ़ा था बेटा, डेंसिटी पढ़ा था। लेकिन यहाँ अलग अलग टाइप के डेंसिटी देखने को मिल रहा है। पहला हमारा क्या था, लीनियर मास डेंसिटी। दूसरा हमारा क्या था, ये है एरियल मास डेंसिटी। एक और देखने को मिलेगा जो कि आप जानते हो, ठीक। कुछ इधर से देखिए, एरियल मास डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू क्या होगा हमारा, m बाई ए, या तो क्या हो जाएगा dm बाई डी हो जाएगा, m बाई ए या तो dm बाई डी। ये हमारा क्या है, एरियल मास डेंसिटी, ठीक है। चलो बेटा इसे लिख लो 1 मिनट के लिए, 1 मिनट में लिख लीजिए इसे फटाक से, जल्दी करिए। चलिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट कंसेप्ट पर। इरेज करें, चलिए। हमें 2 बार साफ करना पड़ता है, एक बार मैं थोड़ा सा गीला कपड़ा से क्लियर करता हूँ, उसके बाद कपड़े से, नहीं तो लिखने में प्रॉब्लम आती है ना। एकदम बेसिक तरीके से बता रहे हैं, और मैं एक एग्जाम्पल भी ले रहा हूँ, है ना, एक एग्जाम्पल भी ले रहा हूँ। चलो बेटा देखिए, मान लो हमारे पास कोई इरेगुलर शेप का सॉलिड है। सॉलिड क्या होता है, इरेगुलर शेप का हमारे पास सॉलिड है ना, ये रहा इरेगुलर शेप। ध्यान लिखते हैं, वॉल्यूम मास डेंसिटी, ये थर्ड है ना, वॉल्यूम मास डेंसिटी थर्ड है, ठीक। चलो ये हमारा इरेगुलर शेप का कोई 3D ऑब्जेक्ट है जिसका टोटल मास कितना है बेटा, m, है ना, और जिसका वॉल्यूम कितना है d। हमने यहाँ से एक छोटा सा सेगमेंट ले लिया, ये मान लो ये हमने एक वॉल्यूमेट्रिक सेगमेंट ले लिया, इसका वॉल्यूम कितना है dm, और सॉरी इसका मास कितना है dm, छोटे से सेगमेंट का वॉल्यूम कितना है बेटा dv, ठीक। चलो देखो, तो हमारा वॉल्यूम मास डेंसिटी जो होता है, जो आप ऑलरेडी जानते हो, रो इक्वल टू मास अपॉन में कैपिटल V या तो dm बाई dv, है ना, ये हम जानते हैं ऑलरेडी, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। लेकिन 2 ऐसे हमारे क्या थे बेटा, मास डेंसिटी थे, जिनको जानना बहुत जरूरी है। उसके हेल्प से हम कॉन्टिन्यूअस बॉडी के सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं बेटा, अगले टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा में लिखा गया है सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूअस बॉडी। सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूअस, देखिए फॉर्मूले का फॉर्मेट वही रहेगा, फॉर्मूले का फॉर्मेट आपको वही देखने को मिलेगा जो हम पहले देखते आए हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। क्या करते हैं बेटा, इंटीग्रेशन का यूज। जैसे x सेंटर ऑफ मास हमें चाहिए, तो इंटीग्रेशन x dm डिवाइड बाई इंटीग्रेशन dm, है ना, ये x सेंटर ऑफ मास। y सेंटर ऑफ मास के लिए इंटीग्रेशन y dm डिवाइड बाई इंटीग्रेशन dm, ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक। और हमारा क्या है बेटा, z सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन z dm अपॉन में इंटीग्रेशन dm। दिख रहा है नहीं, थोड़ा मार्कर हल्का हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए फॉर्मेट वहीं देखने को मिलेगा, ध्यान से देखना बेटा। वहां क्या हो रहा था, न्यूमरेटर में डिस्टेंस और मास का मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ भी कुछ ऐसा ही पैटर्न है, और डिनोमिनेटर में वहां क्या दिख रहा था, मास दिख रहा था, है ना, पैटर्न वहीं देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो मास है हमारा बेटा फैला हुआ होता है,
इसीलिए हम एक छोटा सा सेगमेंट लेते हैं, उसके बाद हम इंटीग्रेशन के थ्रू क्या करते हैं, धीरे धीरे सम करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट कर लेते हैं। जब मास हमारा फैला हुआ होता है तो हम उसे डिस्क्रीट पार्टिकल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, उसे हमें कॉन्टिन्यूस बॉडी की तरह ही लेना पड़ेगा, है ना। तो कॉन्टिन्यूस बॉडी के लिए जो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है कुछ ऐसा होता है, और जितने भी हमारे कॉन्टिन्यूस बॉडी के सेंटर ऑफ मास आते हैं, ठीक, तो वो इंटीग्रेशन के मेथड से ही आते हैं। हम एक छोटा सा सेगमेंट लेते हैं, उसकी एक लिमिट लेते हैं और हम उसे मिनिमम से मैक्सिमम लिमिट तक इंटीग्रेट कर देते हैं, जिसके बाद हमें सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आ जाता है, ठीक। खैर JEE और नीट में इसके डेरिवेशन की कोई खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी न्यूमेरिकल वगैरह देखने को मिलेंगे तो हम न्यूमेरिकल के थ्रू देखेंगे, ठीक है। डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है नीट और JEE में। खैर एडवांस में थोड़े डिराइव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसके लिए सिखाया जाता है। तो कुछ कॉन्टिन्यूस बॉडी के हम लिख लेते हैं कहाँ होता है सेंटर ऑफ मास, है ना। और वो याद रखना किस मेथड से हम सॉल्व करके लाते हैं, इंटीग्रेशन मेथड से हम सॉल्व करके लाते हैं, ठीक। कुछ बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास हम लिख लेते हैं, देखते हैं। चलिए फर्स्ट है हमारा सर्कुलर रिंग, है ना। इसका इमेज कैसा होता है, ऐसा होता है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, एकदम सेंटर में इसके, ठीक। सर्कुलर रिंग में होता क्या है, मटेरियल चारों तरफ होता है ना, बीच में कैविटी होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर रिंग बोलते हैं। मटेरियल केवल सर्कमफरेंस पे होगा, आपको देखने को मिलेगा, बीच में मटेरियल नहीं देखने को मिलता है, ठीक। तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, सर्कुलर रिंग बोलते हैं। सेकेंड हमारा क्या है, सर्कुलर डिस्क हो गया, मान लो सर्कुलर डिस्क हो गया, ठीक। सर्कुलर डिस्क में क्या होता है, मटेरियल सब जगह होता है। शेप कैसा रहेगा, सर्कुलर शेप का रहेगा, लेकिन मटेरियल क्या रहेगा बेटा, पूरी सरफेस पे फैले रहेंगे, है ना। तो इसका भी सेंटर ऑफ मास सेंटर पर ही होता है। याद रखना, जैसे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है समझ में आ रहा है आपको। ये हमारा बेटा क्या है, रिंग है ना। रिंग में मटेरियल क्या होता है, साइड साइड में होता है, बीच में तो स्पेस होता है ना, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास इसके मटेरियल के अंदर ना होकर कहाँ है, स्पेस में। सेम ऐसे, मतलब ऐसा हो सकता है कि सेंटर ऑफ मास मटेरियल के अंदर ना हो के मटेरियल के बाहर भी हो सकता है और मटेरियल के अंदर भी हो सकता है। यहाँ सेंटर ऑफ मास कहाँ है, मटेरियल के अंदर, है ना। चलिए तीसरा हमारा है रेक्टेंगुलर लेमिना, है ना। रेक्टेंगुलर लेमिना ऐसे होता है, मान लो ऐसा कुछ, मटेरियल सब जगह होता है रेक्टेंगुलर लेमिना के लिए, है ना। इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे इसका क्या रहेगा, इनके डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या रहता है, इसका सेंटर ऑफ, ये लिखते रहेगा, इसका सेंटर ऑफ मास ये है, इसका सेंटर ऑफ मास ये है, इसका सेंटर ऑफ मास ये। इंटीग्रेशन के थ्रू ही हम फाइंड आउट करते हैं। मान लो एक आधा लिख लेते हैं। फोर हमारा क्या है बेटा, सॉलिड स्फीयर है, मान लो सॉलिड स्फीयर है ना, ये हमारा सॉलिड स्फीयर है। इसका भी सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे जाएगा, ठीक। ऐसे ही जो कॉन्टिन्यूस बॉडी के हमारे क्या होते हैं, सेंटर ऑफ मास होते हैं, ठीक, वो देखने को मिलते हैं। अभी तो आज के लिए इतना ही, वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है ना। वैसे आपको आइडिया लग गया होगा सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट और थ्योरियाँ कैसी होती है। हमने शुरू से पढ़ाया है ढंग से, एकदम बेसिक से। हम जिस हिसाब से हमने पढ़ाया, एक दो एग्जाम्पल भी हमने लिए हैं, है ना, उसे समझने की कोशिश करिएगा। आज के लिए तो फिलहाल ही इतना ही, हम लेक्चर को बहुत लेंथी नहीं ले जाना चाहते। इसके बाद इसका जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक है उसके थ्योरी और कंसेप्ट देखेंगे। उसमें हम देखते हैं बेटा, जैसे मान लो यही बाहर मटेरियल है, यहाँ से कुछ कैविटी हम कट करके बाहर निकाल लें, तो इसका रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास, ये कभी कभी आता है कि रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास क्या हो सकता है, ठीक है। और कभी कभी दो पार्टिकल हमारे मूव करते हैं तो उनकी वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास क्या होता है ना। अगर दो पार्टिकल हमारे अलग अलग वेलोसिटीज मूव करते हैं तो उनकी वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास क्या हो, या तो अलग अलग एक्सेलरेशन से पार्टिकल्स वगैरह
या बॉडी वगैरह मूव करें तो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ये पूछा जाता है। और आगे चल के हम थोड़ा इसको ये देखते हैं कि अगर जैसे देखिए वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना, जो कि क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास का क्या होता है, टाइम रेट होता है। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के हेल्प से हम फाइंड आउट कर लेते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का क्या होता है, टाइम रेट होता है। तो एक्सेलरेशन जब आ जाता है तो हम एक्सटर्नल फोर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, एक्सटर्नल फोर्स फाइंड आउट कर लेंगे। फिर एक्सटर्नल फोर्स के हेल्प से हम ये देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और उसके हेल्प से हम थोड़ा कोलिजन के भी कंसेप्ट पढ़ते हैं, है ना। जब एक्सटर्नल फोर्स हम जीरो लगाते हैं, जब हम एक्सटर्नल फोर्स जीरो लगाते हैं तो यहाँ हमारा मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, कंजर्व रहता है। मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास कंजर्व रहता है, जिससे हम कोलिजन के कंसेप्ट को भी यहाँ लिंक कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अभी हमने आपको पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देखा, ऐसे ही हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी होता है, वैसे ही हमारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी होता है, वैसे ही हमारा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी होता है। सारे कंसेप्ट हम कल देखेंगे। ठीक, ये हम बेसिक आइडिया बता दे रहे हैं। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जब वो आ जाएगा, मास को मल्टीप्लाई करके, टोटल मास का मल्टीप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, फोर्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, फोर्स पर कितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो हम देख सकते हैं। जब एक्सटर्नल फोर्स को जीरो रखेंगे, है ना, और वो हमारा क्या हो सकता है, एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। जब एक्सटर्नल फोर्स को हम जीरो रखेंगे तो मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी देख लेते हैं। ठीक, इतना समझिए। थोड़ा सा बेसिक तरीके से हमने समझाया, बहुत डेप्थ में अभी गए तो हैं लेकिन थोड़ा कम ही, बस आपको पता चल जाएगा कि पढ़ाने का पैटर्न मेरा क्या है। ठीक है, देख लीजिए।